जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हमारा कारवां कक्षा 6 से एनसीईआरटी से प्रारंभ हुआ था। आज हम लोग कक्षा 8 के अंतिम चैप्टर अध्याय 6 में पहुंच चुके हैं। इसमें आज का अध्याय का नाम है मानव संसाधन। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत उपयोगी होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानव संसाधन क्या होता है। ठीक है, मानव क्या है दोस्तों? मानव स्वयं एक संसाधन के रूप में है। ठीक, उसको एजुकेशन, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और जो कौशल विकास के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव को जो है संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, बिना कौशल के, जो बिना ट्रेनिंग के मानो कोई काम करनी है। ठीक है, जैसे एक ड्राइवर है, ड्राइवर क्या करता है, अपना ज्ञान, अपनी जो चेतन शक्ति है, उसके बाद उसमें हम लोग उसको स्किल ट्रेनिंग देते हैं। तो क्या होता है, एक वो ड्राइवर के रूप में, एक कुशल ड्राइवर के रूप में बनता है। एक शिक्षक की बात करें तो वो बीएड की ट्रेनिंग करता है, उसके बाद वो ट्रेनिंग कौशल प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद वो एक सफल शिक्षक बन सकता है। इसी तरह इंजीनियर्स के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है। तो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो मानव क्या है, एक स्वयं में एक संसाधन है। मानव को शिक्षा हो गया, तकनीक हो गया, स्वास्थ्य हो गया एवं कौशल का जो है उसका सहायता से शारीरिक और मानसिक रूप से उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग विकास कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ठीक है, मजबूत किया जाता है, जिससे वो क्या करता है, नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपका हो गया मानव संसाधन का परिभाषा। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है मानव संसाधन क्या है। ठीक, 1985 की बात करें दोस्तों, तो भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय स्थापित किया गया। मानव संसाधन मंत्रालय क्यों बनाया गया? तो जो लोगों का है, इस क्षेत्र में, मानव के संसाधन के क्षेत्र में, मानव को एक संसाधन के रूप में विकसित करने के क्षेत्र में एक बहुत तेजी से क्रियाएं की गई। ठीक है, इसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, इसलिए मानव संसाधन मंत्रालय स्थापित किया गया। 2016 की बात करें तो 2016 में हम लोग देखते हैं मानव जो प्रधानमंत्री है, कौशल विकास योजना लाते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, 2016 में। उसके बाद मानव जो इस क्षेत्र में, मानव संसाधन के क्षेत्र में मानव को स्किल देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए मानव जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाया गया। ठीक है, हम लोग इसी में देते हैं दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, या भी जितने तरह के कौशल ट्रेनिंग्स हैं, स्किल इंडिया जो प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये इसका उपयोग शुरुआत की गई। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों जनसंख्या का वितरण के बारे में। तो जनसंख्या जो है, पूरी जो जनसंख्या जो मानव जो है जनसंख्या, मानव की कुल जनसंख्या, वो भूपृष्ठ का अर्थात धरातल पे। ठीक है, धरातल पर जिस प्रकार से लोग जो फैले हुए हैं, कुछ लोग आपके इंडिया में है, कुछ अमेरिका में है, इस तरह जो भी देश है, जितने भी भूपृष्ठ हैं, यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। हम लोग देखते हैं उच्च अक्षांश में नहीं प्राप्त होते हैं। जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। जो उसके शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ लोग नहीं रहते हैं। मतलब जहाँ पे बसावट का एक अच्छा सा क्षेत्र है, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो इस तरह से जो जनसंख्या का वितरण हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक प्रतिरूप बोलते हैं। ठीक है, जनसंख्या प्रतिरूप। विश्व का जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसी में विश्व का जो 90% जनसंख्या है, जो भूपृष्ठ पर रहने वाली जो जनसंख्या है, विश्व का लगभग 90% से अधिक जनसंख्या आपके 30% भूभाग पे निवास करती है। जो कुल एरिया क्षेत्रफल है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो 90% जनसंख्या है, उससे अधिक, 90% से अधिक आपका कहाँ पे, कितने भाग में निवास करता है, तो वो 30% के भूभाग पे आपका निवास करता है। ठीक, या जो जनसंख्या का निवास क्षेत्र है, वो हम लोग देखते हैं कि जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, उसके बाद फिर यूरोप। ठीक है, यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका, ये आपके विश्व के सबसे घने बसे क्षेत्र हैं। यहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। कहाँ कहाँ पे? तो आपका दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया, जो इस साइड का चीन हो गया, भारत हो गया आपका, उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया जो क्षेत्र, म्यांमार, कंबोडिया सब देश है, इंडो चाइना देश है। तो ये क्षेत्र की बात कर रहा है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यूरोप आपका घना बसा क्षेत्र है। उसके बाद फिर आपका उत्तर पूर्वी अमेरिका, ठीक है, वो भी आपका क्या है, घना बसा क्षेत्र के रूप में है। विश्व के सबसे घने बसे क्षेत्र ये आपके हैं। ठीक, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, बात करें अब उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हो गया, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हो गया, उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो गया,
उसके बाद विषुवतीय जो घने वन है, विषुवतीय जो घने वन है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कम लोग निवास करते हैं, बहुत कम लोग निवास करते हैं, बहुत ना के मात्रा में निवास करते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो अनुकूल जलवायु यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे जो अनुकूल जलवायु होती है और भी चीज़ें इसके साथ सहयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं घने बसे लोग पाए जाते हैं। विषुवत जो है, विषुवत के उत्तर में जो जनसंख्या है, विषुवत के उत्तर में ज़्यादा निवास करते हैं, दक्षिण में जो है कम निवास करते हैं। इस एक और रीजन है इसका कि जो उत्तरी भूभाग में है, उत्तरी विषुवत के उत्तर में, वहाँ पे भूपृष्ठ की जो भू क्षेत्रफल है उसका उसकी मात्रा ज़्यादा है, और दक्षिण क्षेत्र में महासागरों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये भी एक मेन कारण है इसका। ठीक है? विश्व का जो है कुल जनसंख्या का लगभग 3/4, 3/4 जो है, 3/4 विश्व का वो 2 महाद्वीपों में है। कहाँ पे? एशिया और अफ्रीका में इसका फैला हुआ है। जो विश्व की कुल जनसंख्या उसका 3/4 जो है, 3/4 वो आपका कहाँ पे है? एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ है। विश्व का 90% लोग 60% लोग देखते हैं हम लोग केवल 10 देशों में निवास करते हैं। विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो आपके कहाँ पे है? केवल 10 बड़े देशों में निवास करते हैं। उसमें से कौन कौन से आते हैं? यह जो डाटा दिया हुआ दोस्तों, वो 2011 का डाटा के हिसाब से दिया हुआ है। देखते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसके हिसाब से चीन, उसके बाद फिर भारत, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और रूस, जापान, ये 10 देश हैं। इसमें विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। 60% जनसंख्या जो है आपके इन्हीं देशों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? फिर से देख लेते हैं, चीन, एशिया, यूएसए, इंडोनेशिया, आपका ब्राज़ील, पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन के पास है, उसके बाद फिर भारत के पास, यूएसए, फिर इंडोनेशिया। ठीक है? यह क्रम से है लिखा हुआ है, इसको याद कर लेंगे, वो नोट भी कर लेंगे। अब बात करें दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जो विश्व की जो जनसंख्या है, भूपृष्ठ पे एक क्षेत्रफल जो है, एक छोटा सा क्षेत्रफल, एक इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, कितना? एक इकाई क्षेत्रफल, एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उसकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? जनघनत्व भी बोलते हैं और जनसंख्या घनत्व भी बोला जाता है। ठीक है? तो याद रखेंगे, जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व दोनों भी पूछा जा सकता है। भूपृष्ठ की जो पृथ्वी का एक इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। भारत की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो औसत जनघनत्व है वह कितना है? तो औसत जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 है। 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है? अब भारत में जो राज्यों में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो आपका बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, 1106 है। उसके बाद फिर आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल में है 1028 है। उसके बाद फिर केरल में है 860। ठीक है? बात आगे देखें, चीन जो है यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका दिल्ली के पास है। ठीक है? 11,320। फिर चंडीगढ़ 9,258। ठीक है? उसके बाद फिर पुदुचेरी का है, इसको लिख लेंगे, आप लोग अपने नोट में नोट कर लेंगे। ठीक है? वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के जो जनसंख्या घनत्व है वह 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक बार ये जनसंख्या घनत्व वाला पोर्शन फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। और जनसंख्या घनत्व क्या आता है? तो प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या जो है उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार? तो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो बिहार में है 1106। उसके बाद फिर बंगाल में है 1028। उसके बाद फिर केरल में है 860। ठीक है? यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 11,320। फिर चंडीगढ़ 9,258। इसके बाद फिर पुदुचेरी। ठीक है? विश्व की बात करें तो विश्व में कितनी है? तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है विश्व में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो आपका दक्षिण मध्य एशिया जो है, दक्षिण मध्य एशिया, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद पूर्वी एशिया में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक दोस्तों, आगे बात करें हम लोग तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या वितरण जो है, जो एक किसी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती, किसी क्षेत्र में कम जनसंख्या निवास करती, किसी क्षेत्र में जनसंख्या नहीं निवास करती, तो इस जो वितरण है इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौगोलिक कारक इसमें आते हैं, आपके सामाजिक कारक आते हैं, सांस्कृतिक कारक आते हैं और आर्थिक कारक आते हैं। ठीक है? अब इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं कि कैसे कौन से कारक क्या है।
ठीक है। भौगोलिक भौगोलिक कारक की बात करें तो जो क्षेत्रीय विशेषताएँ हैं, क्षेत्रीय जो अलग-अलग क्षेत्र हैं उसकी विशेषताओं के आधार पर इसको बाँटा गया है। तो इसमें देखते हैं स्थलाकृति आती है, जलवायु आता है, मृदा आता है, जल आता है और खनिज आते हैं, ठीक है। ये है। स्थलाकृति की बात करें तो जैसे कोई क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पे तटीय क्षेत्र है, कोई नदी घाटी क्षेत्र है या फिर कोई ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो उसकी स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर देखते हैं जनसंख्या उस तरह की निवास करती है। जैसे बात करें तो ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग निवास करते हैं और जबकि मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपके ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। पठारी क्षेत्र में भी आपकी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। लेकिन कोई शुष्क प्रदेश है तो वहाँ पे जनसंख्या निवास कम करती है और जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करती है। बर्फीले क्षेत्र में जनसंख्या निवास ज़्यादा नहीं करती है। रीज़न क्योंकि वहाँ पे जो जो जलवायु है वो उस तरह का उसका अनुकूलन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो अब गंगा जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या जो जनसंख्या जो बहुत ज़्यादा घने बसे हुए हैं। आपका जो नॉर्थ ईस्ट का उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं आपके जो जनसंख्या स्थलाकृति प्रभावित करती हैं जनसंख्या वितरण में। आपके जलवायु है तो कोई क्षेत्र जहाँ पे जलवायु जो है वो एकदम ज़्यादा शुष्क है या फिर ज़्यादा कठिन जलवायु है तो वहाँ पे ना जनसंख्या निवास बहुत कम करते हैं। जैसे आपका बात करें तो जो अंटार्कटिका क्षेत्र है, अंटार्कटिका या फिर आपका जो है आर्कटिक क्षेत्र है, तो वहाँ पे जनसंख्या निवास बहुत कम करती है, फिर नहीं करते हैं। इसी तरह मरुस्थलीय जैसे क्षेत्र हैं, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, सहारा का रेगिस्तान है या फिर अंटार्कटिका हो गया, फिर अटलांटिक हो गया, तो इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या निवास आपके बहुत कम करते हैं। भारत की बात करें तो भारत में देखते हैं हम लोग जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पे जनसंख्या निवास बहुत कम करती है। इसी तरह आपके भारत के जो थार मरुस्थल क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र जो गिरी की लाइन के आसपास के जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे जनसंख्या निवास बहुत कम करती है, ठीक है। और उसके उल्टा बात करें तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या निवास ज़्यादा करती है क्योंकि वहाँ पे जलवायु अच्छी है। महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग में जलवायु अच्छी होती है जिसके कारण वहाँ पे आंतरिक भाग में निवास करते हैं लोग। इसी तरह हम लोग जो विश्व के सबसे बेस्ट जो माना गया है कौन सी जलवायु मानव के बसावट के लिए सबसे बेस्ट है, तो जो आपका 45 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, उष्ण उपोष्ण क्षेत्र वाला, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वहाँ मानव बसावट के सबसे बेस्ट माना जाता है 45 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक। जलवायु हो गया आपका। उसके बाद मृदा की बात करें तो जहाँ पे जो जो उपजाऊ मृदा पाई जाती है दोस्तों, वहाँ पे जनसंख्या निवास बहुत ज़्यादा करती है। जैसे नदी घाटी के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या का निवास हुआ है, ठीक है। इसी तरह जल की बात करें, जहाँ पे जल की उपलब्धता होती है वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है क्योंकि मनुष्य के लिए जीवन के लिए जल जो है एक अहम कारक है। तो जहाँ पे भी जल होगा वहाँ पे मनुष्य निवास करते हैं। क्योंकि आप प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में आप जितने भी जो आपके सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यताएँ हैं, वो सारी आपकी नदी घाटी क्षेत्र में होता है क्योंकि वहाँ पे एक तो आपका जो आपका उपजाऊ मृदा पाया जाता है, वो पीने के लिए योग्य पानी पाया गया, तो जिसके कारण वहाँ पे जनसंख्या निवास करी, ठीक है। जैसे आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, आपका मिस्र की सभ्यता हो गया, फिर आपका आंग-टीसीडी की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो भी आपकी प्राचीन सभ्यताएँ हैं, सारी आप देख लीजिए दोस्तों, वो आपका नदी घाटी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के कारण और नदी घाटी उपजाऊ मृदा के कारण वहाँ पे बसावट हुई, ठीक है। खनिज की बात करें तो जहाँ पे भी महँगे खनिज प्राप्त होते हैं, खदानें वहाँ पे जनसंख्या निवास करती हैं। बाकी फिर आपके जहाँ पे एक ही क्षेत्र में अगर जनसंख्या खनिज नहीं प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है, लेकिन उसकी अपोज़िट जहाँ पे खनिज प्राप्त हो वहाँ पे जनसंख्या निवास करते हैं, ठीक है। वहाँ पे उद्योग लगते हैं, रोज़गार प्राप्त होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यह सारे आपके भौगोलिक कारक में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक कारक में आपके जो है, ठीक है, आपके इसमें लोगों का बसावट है, किस प्रकार के आसपास के सामाजिक संतुलन किस प्रकार का है, दंगे तो नहीं होते हैं, आसपास के जो लोग हैं वो किस प्रकार के लोग हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो इसमें कार्य करते हैं, ठीक है। आपकी बात की सांस्कृतिक कारक, तो सांस्कृतिक जो है इसमें धर्म आते हैं, त्यौहार आते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो संस्कृति को प्रभावित करती हैं। इसी ये जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, जैसे बात करें तो वाराणसी का क्षेत्र हो गया, आपका अजमेर शरीफ का क्षेत्र हो गया, एक सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में उभरे, वहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो आपके जो लोगों के मन में जो जैसी आस्था है सांस्कृतिक क्षेत्र, जैसे जैसे सांस्कृतिक प्रदेश से आते हैं वो लोग, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो वो आपका एक फैक्टर है जो सांस्कृतिक कारक, वो भी आपका फैक्टर है जनसंख्या पर जो बसावट का, ठीक है।
आर्थिक कार्य की बात करें तो इसमें रोजगार आते हैं, आपके क्रियाकलाप आते हैं, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, पैसे आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए जो भी क्रियाकलाप आते हैं, तो वहाँ पे भी जहाँ पे भी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। जैसे अभी कुछ समय पहले बात करें तो 200 साल पहले की बात करें तो आपका जो का कलकत्ता क्षेत्र है वो घने बसे क्षेत्र के रूप में था। मुंबई की क्षेत्र, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, ये सारे अभी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वहाँ जाने के लिए प्रवास करते हैं। आपके जो यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपके झारखंड हो गया, यहाँ से लोग जो है मजदूरों के रूप में दूसरे राज्य में जाकर कार्य करते हैं, जहाँ पे आप उनको रोजगार प्राप्त होता है। तो ये आर्थिक कार्य में आपके आते हैं। तो ये आपके सारे दोस्तों में हम लोगों ने चर्चा किया कि जो आपके जो जनसंख्या वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में। अब बात करें जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, तो जो कोई क्षेत्र है, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य की बात करें तो एक निश्चित अवधि के दौरान, ठीक है, किसी जो लोग हैं उसकी संख्या में परिवर्तन, एक निश्चित अवधि के दौरान जो लोगों की संख्या है उसमें परिवर्तन, किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है, जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। भारत की बात करें तो एक निश्चित क्षेत्र समय अवधि के दौरान, मान मान लें किसी अवधि जिसे जनगणना हो रहा है दोस्तों, 1872 से लेकर के अभी तक जो जनगणना हो रही है, तो साल में दर साल क्या हो रहा है, जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। जनसंख्या परिवर्तन यही है कि निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र की जो है जनसंख्या है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कितना बदलाव आ रहा है, तो वो जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है, लोगों की संख्या में परिवर्तन। ठीक, मानव की जो है लंबी अवधि के दौरान हम लोग देखते हैं कि मानव की जो जनसंख्या है वो लंबी अवधि के से लेकर के 1800 तक, कितना, सन 1800 तक धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि उस टाइम तक हम लोग देखते हैं क्या नहीं होता है, औद्योगिकरण नहीं होता है, धीरे धीरे यहाँ पे उसका फिर स्वास्थ्य सेवा में विकसित उतना नहीं होता है, तो जिसके कारण जनसंख्या जो है जन्म दर और मृत्यु दर में असमानताएं पाई जाती है, और जनसंख्या क्या होती है वहाँ पे धीरे 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 बढ़ती है। ठीक है, लेकिन हम अचानक देखते हैं दो जो 1804 है दोस्तों इसकी, उसके 1804 में हम लोग 1 अरब जनसंख्या होती है उस टाइम पे, लेकिन अचानक 150 साल के दौरान, 150 वर्षों में 1959 के बीच में आपको हम देते हैं कि जनसंख्या विस्फोट होता है और अचानक से 3 अरब जनसंख्या हो जाती है जो विश्व की। ठीक है, 1804 से लेकर के 1959 में कितनी जनसंख्या हो जाती है आपकी, 3 अरब। और इसी के जो दोस्तों 30 वर्षों के दौरान जनसंख्या विस्फोट इतना तीव्र होता है कि अचानक से तो जनसंख्या दुगनी हो जाती है और आपकी जनसंख्या पहुंच जाती है 6 अरब के आसपास 1999 में। ठीक है, वर्तमान में बात करें 2011 से पहले की वर्तमान में बात करें तो लगभग 8 अरब जनसंख्या है, कितना है, 8 अरब। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इस जो जनसंख्या प्रतिरूप, जो परिवर्तन प्रतिरूप, इसको भी याद रखेंगे कि 1800 तक जो है वो जनसंख्या धीरे धीरे होती है। ठीक है, लेकिन अचानक देखते हैं क्या होता है, 1804 में 1 अरब जनसंख्या, अचानक 150 वर्षों में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाती है आपकी, 3 अरब जनसंख्या विस्फोट के कारण, और उसी के 30 साल बाद 1999 में 6 अरब होती है, और वर्तमान में हम लोग देखते हैं कितनी जनसंख्या, 8 अरब है। ठीक है, ये जनसंख्या परिवर्तन जो हो रहा है इतनी तीव्र गति से, जो जनसंख्या परिवर्तन हो रही थी दोस्तों, यह किस कारण हो रही थी, तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसकी वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, खाद्य आपूर्ति, मतलब लोगों की जो पहुंच है वो खाद्य तक है, मतलब खाने तक पहुंच है। ठीक है, औषधि मतलब मेडिसिन। ठीक है, तो विकास में के कारण जो मृत्यु दर में हुई वो कमी आई है, स्वास्थ्य बेहतर हुआ दोस्तों, लोगों को खाने तक पहुंच हुआ, पानी की उपलब्धता या फिर जो भी चीज़ें हैं सारी जो मानव जीवन के लिए जरूरी है जीवित रहने के लिए, वो सारी चीज़ों में विकास होना धीरे के कारण हम लोग देखते हैं क्या होता है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, ये जनसंख्या स्व हो रही है। अब जिसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों जीवन प्रत्याशा क्या है, तो जीवन प्रत्याशा क्या है कि एक एक ऐसी अवधि या ऐसा वर्ष जो है, जो औसत जो जनसंख्या है उसकी जीवित रहने का जो वर्ष है उसको माना गया है। ठीक है, उन वर्षों की संख्या है जीवन प्रत्याशा जिसमें औसत व्यक्तियों की जीवित रहने की आशा की जाती है, मतलब कोई भी व्यक्ति कितने सालों तक जिंदा रहेगा, एक पूरा एक एरिया है उसके जो जितने लोग हैं उसकी अनुमान है। ठीक है, अनुमान की ये इस प्रदेश के लोग इतने सालों तक जिंदा रहेंगे। ठीक है, एक अनुमान के रूप में जीवन प्रत्याशा लेते हैं। ठीक है, आशा की जाती है कि ये इस क्षेत्र के लोग इतने सालों तक जिंदा रहेंगे। भारत की बात करें तो भारत की जीवन प्रत्याशा है हाल ही के आंकड़े के अनुसार वह 67.5 वर्ष, मतलब लगभग 68 साल के आसपास। ठीक है, 67-68 साल। ठीक है, भारत की कितनी जीवन प्रत्याशा 67.5 वर्ष है। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर दोस्तों जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, ठीक है, उसमें एक किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर आता है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर। एक देश के जन्म दर एवं मृत्यु दर में जो अंतर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों प्रवास क्या होता है। प्रवास की बात करें तो कोई क्षेत्र है, किसी क्षेत्र विशेष से लोग
आ जा रहे हैं, मतलब ये क्षेत्र है आपका, ठीक है, भारत है, भारत से लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं या फिर दूसरे देशों से लोग भारत आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। आप एक गाँव क्षेत्र में बात करें तो गाँव क्षेत्र से दूसरे गाँव में लोग जाते हैं, ठीक है, शहरों की ओर जाते हैं काम करने के लिए, फिर शाम को वापस रिटर्न आते हैं, तो ये एक आम जनरल में क्या है, प्रवास है, ठीक है। लोगों का स्थानांतरण होना, उसको हम लोग प्रवास के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रवास एक अन्य कारण है जिसमें जनसंख्या के परिवर्तन में एक अहम फैक्टर के रूप में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास एक अन्य कारण है जिसके कारण जो है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसी कड़ी में देखते हैं उत्प्रवासी क्या होता है। उत्प्रवासी क्या है, वे लोग जो देशों से देश छोड़ते हैं, जिसे बात करें भारत है, भारत की बात करें तो भारत से कुछ लोग क्या होते हैं जो देश छोड़ करके बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग जो किसी देश में आते हैं, मतलब भारत में लोग आ रहे हैं, उसको बोलेंगे अप्रवासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अप्रवासी, ठीक है। उत्प्रवासी और अप्रवासी समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे भारत भारत छोड़ के लोग जा रहे हैं दूसरे देश, तो उन लोग उसको क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी बोलेंगे। कि बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रवासी बोलेंगे, ठीक है। यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो विकसित देश हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं और उसको जो लोग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आते हैं अप्रवासी लोग। वहाँ पे क्या होता है, सूडान और विकसित देशों से उत्प्रवासी लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे आपके जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों हम लोग, तो जनसंख्या परिवर्तन के जो प्रतिरूप, अभी हम लोगों ने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा, जनसंख्या वितरण जो परिवर्तन है उसके बारे में देखा, जनसंख्या प्राकृतिक परिवर्तन के बारे में देखा। आगे है जनसंख्या परिवर्तन जो है उसके प्रतिरूप किस प्रकार से है। तो बात करें दोस्तों, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या वितरण, जनसंख्या जो वृद्धि दर है वह अधिक है, किसी देश में जनसंख्या वृद्धि दर कम है, किसी देश में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत बहुत ही कम है। तो इस ऐसे ऐसे में हम लोग देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन जो प्रतिरूप है वो बनता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है, ठीक है। कुछ देशों में जैसे केन्या, केन्या की बात करें तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर है जो ऊंची है, और उसी के अपोजिट देखते हैं यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, वहाँ पे निम्न जन्म दर पाया जाता है और निम्न मृत्यु दर पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो है आपकी क्या है, मंद है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनसंख्या संगठन है। जनसंख्या संगठन किस प्रकार से है, तो बात करें दोस्तों जनसंख्या संगठन क्या है। तो जनसंख्या संगठन और जनसंख्या संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या की संरचना वहाँ किस प्रकार से है, स्त्री वर्ग कितने हैं, पुरुष वर्ग किस प्रकार से है, ठीक है, बच्चे कितने हैं, उसके बाद वृद्ध कितने हैं, तो इसके जो संरचना हमको पड़ता है जनसंख्या संगठन से प्राप्त होता है। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, ठीक, कितनी भी अधिक हो, उस देश की आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। जैसे कोई देश है दोस्तों, दो देशों की एग्जांपल ले लें हम लोग, तो कोई देश है जहाँ पे जनसंख्या अधिक है लेकिन वहाँ पे विकास दर कम है, उसके अपोजिट कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, वहाँ पे विकास दर अधिक है। तो जनसंख्या कितना भी हो किसी देश का, उसका डेवलपमेंट जनसंख्या के जो के आधार पर परिवर्तन नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके बात करें किसी देश में जनसंख्या कम है लेकिन वहाँ पे विकास दर क्या है, अधिक है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जो मैंने बात की थी मानव संसाधन, तो मानव संसाधन वहाँ पे किस प्रकार से डेवलप है, कितनी वहाँ पे तकनीकी प्रौद्योगिकी पे कितना खर्च हो रहा है, कितना वहाँ पे स्किल ट्रेनिंग हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश की आर्थिक विकास, जो वहाँ का डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास का जो स्तर है वह अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, जनसंख्या से अंतर नहीं पड़ता है। जैसे जापान और बांग्लादेश की बात करें, जनसंख्या दोनों में क्या है, अभी मैंने टॉप 10 कंट्री का नाम बताया जिसमें जनसंख्या सबसे अधिक थे, उसके उसमें 10 टॉप कंट्री, वहाँ पे जापान और बांग्लादेश का नाम आया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे दोनों में जनसंख्या सघन है, लेकिन जापान में है वो अधिक विकसित है और बांग्लादेश में विकासित देश की कैटेगरी में आता है, ठीक है, लेकिन जापान जो है अधिक विकसित है। जनसंख्या संगठन जो है जनसंख्या संरचना को दर्शाता है, या कि जनसंख्या संगठन जो क्या क्या हमें प्राप्त होता है, तो उस स्त्री पुरुष की संख्या है क्या है, आयु वर्ग किस प्रकार का है, आयु वर्ग में मैंने बताया कौन सा आयु वर्ग, बच्चे कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, युवा वर्ग कितने हैं, क्रियाशील जनसंख्या कितनी है, तो उसका जो आयु वर्ग है वो हमें प्राप्त होता है। शिक्षा का स्तर किस प्रकार से, साक्षरता दर कितना है, तो वो अभी हम लोग जनसंख्या संगठन से प्राप्त होता है। व्यवसाय लोग जो यहाँ के लोग हैं वो किस प्रकार से व्यवसाय करते हैं, ये हमें यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ के लोगों का आय का स्तर किस प्रकार का है, ये भी हमें प्राप्त होता है। स्वास्थ्य दशाएं किस प्रकार की है, यहाँ की स्वास्थ्य जो क्षेत्र है वह कितना डेवलप है, ये चीज़ें हमें क्या किससे प्राप्त होती है, तो वो जनसंख्या संगठन से प्राप्त होता है। अगर किसी जनसंख्या दर जो है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा अधिक है,
तो वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या जो है क्या जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वह तो आपका मतलब वहाँ पे खराब है, तभी तो मृत्यु दर अधिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे बात करें जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या संगठन को हम लोग अध्ययन करने के लिए बात करें दोस्तों, तो जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए सबसे बेस्ट जो विधि है वो जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड को एक और नाम से जाना जाता है, आयु लिंग पिरामिड के नाम से जाना जाता है जनसंख्या पिरामिड को। जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो यह जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए जो है एक विधि है। इसमें हम लोग एक बात करें, जो भी अभी मैंने बताया जो आयु वर्ग है, वह आश्रित वर्ग जो है दोस्तों वह 0 से 5 वर्ष जो है, ठीक है, युवा आश्रित वर्ग बोलते हैं। 65 से प्लस है वृद्ध जो है उसको हम लोग वृद्ध आश्रित वर्ग में बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके आश्रित वर्ग में आते हैं। कार्यरत जनसंख्या या फिर क्रियाशील जनसंख्या की जो आयु सीमा है वो क्या है, तो वो 15 से 64 जो है वो आयु सीमा आपकी किसके, क्रियाशील जनसंख्या या फिर सक्रिय जनसंख्या की है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पिरामिड। पिरामिड जो है दोस्तों यह इस प्रकार से बनता है। ठीक है, या फिर ये आप लोग वहाँ पे बुक में आपको इस तरह से बना मिलेगा। ठीक है, इसमें छोटे छोटे जनसंख्या में बांटा गया है, ऐसे करके बांटा मिलेगा आपको। तो किसी देश की जनसंख्या किस प्रकार से है उसका, उसके लिए हम लोग देखते हैं ये पिरामिड बनाते हैं हम लोग जनसंख्या का संगठन का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो कहीं किसी क्षेत्र में देखें अगर आधार चौड़ा है, क्या है, आधार चौड़ा है और इसके बाद हम लोग इस तरह से जनसंख्या क्या है छोटी होती जा रही है, तो उस क्षेत्र को क्या दर्शाता है कि जो उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे आधार इसका चौड़ा होता है। विकासशील देशों में इस प्रकार की आपके पिरामिड बनते हैं। यहाँ पे आधार क्या है आपका चौड़ा है। ठीक है, और ये क्या दर्शा रहा है, तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को दर्शा रहा है। इसके बाद जो पिरामिड वो आपका शीर्ष जाते जाते क्या होता है, शीर्ष से संकरा होता जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना हुआ शीर्ष क्या होता है आपका संकरा होता जाता है, आधार चौड़ा और शीर्ष संकरा, ये आपकी पिरामिड की विशेषता है। नेक्स्ट है जो पिरामिड है वो आपका इस प्रकार का पिरामिड बनता है जहाँ पे कार्यरत जो जनसंख्या है वह अधिक होती है, युवा वर्ग अधिक होते हैं, मृत्यु दर में कमी होती है। ठीक है, जिसके कारण युवा वर्ग क्या होता है, अधिक होता है। तो ये पिरामिड किस प्रकार का बनता है, तो चौड़ा पिरामिड बनता है। ठीक, चौड़ा पिरामिड बनेगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार का चौड़ा पिरामिड बनता है आपका। तो ये आपका यहाँ पे भारत में देखने को मिलता है, विकासशील देखने को मिलेगा ये आपका। ठीक है, चौड़ा पिरामिड वाला पिरामिड जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट है घटती हुई वृद्धों की संख्या जहाँ पे होती है वहाँ पे हम लोग देखते हैं इस प्रकार का उल्टा पिरामिड बनता है। यहाँ पे क्या होता है, जो बेस है वो कम होता है। ठीक है, लेकिन जो मध्य वर्ग है आपका, वृद्ध वर्ग है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में जो है वृद्धि के कारण, स्वास्थ्य लाभ के कारण हम लोग देखते हैं यहाँ पे मृत्यु दर क्या होती है, घटती मृत्यु दर होता है। घटती मृत्यु दर के कारण यहाँ पे वृद्धों की संख्या में क्या होता है, अधिक ज़्यादा मृत्यु की संख्या यहाँ पे अधिक होती है। जैसा पिरामिड कहाँ पे प्राप्त होता है, तो हमें जापान में ऐसा पिरामिड मिलता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का चैप्टर हम लोगों ने मानव संसाधन का चैप्टर जो है हम लोगों ने अध्ययन किया है। और आज हम लोगों ने कक्षा 8 की जो बुक है भूगोल की पुस्तक, उसको हम लोगों ने कंप्लीट अध्ययन कर लिया। वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो पिछली जो वीडियोस है वो सारे आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल से हम लोग देखते हैं कक्षा 7 की जो है इतिहास की पुस्तक या फिर कक्षा 8 की इतिहास की पुस्तक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को दबा लें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। और आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, स्कूलिंग एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।